स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करेंगे। वो है यूजीसी नेट पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड, और इसके कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ साथ हम समझेंगे भी जितने भी थियरी है और जितने भी इसके डेरिवेशंस हैं। तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च। तो रिसर्च करने से पहले सबसे पहले जो स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो आप पॉज करके अपने आंसर को देख सकते हैं, उसके बाद आप आंसर अपना कंफर्म कर सकते हैं सही था या नहीं। तो ये जुलाई 2016 का है। तो सबसे पहले है, एक रिसर्च डिज़ाइन हमें बनाना चाहिए, या फिर दूसरा है एक रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए, या तीसरा है हमें जो भी एनालिसिस है वो पूरा का पूरा होना चाहिए, या फिर एक रिसर्च हाइपोथेसिस बनानी चाहिए। तो बेसिक है इन चारों में कि आपके पास सबसे पहले एक क्वेश्चन होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि हाँ, हमें जो एटमॉस्फेरिक एयर है उससे वाटर बनाना है। तो जब आपके दिमाग में ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, तभी आप आगे डिज़ाइनिंग करेंगे, तभी आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, और जो भी एनालिसिस के प्रोसीजर्स हैं वो भी करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा सवाल, वो आएगा रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए, और रिसर्च क्वेश्चन ही यहाँ पर इनिशियल और मैंडेटरी दोनों हुआ। तो इसका आंसर सही है 2, यानी कि रिसर्च क्वेश्चन। अगले सवाल को देते हैं। तो which of the sets of activities best indicate the cyclic nature of action research। सबसे अच्छा कौन सा है। तो ये आप एक लॉजिकल रीजनिंग अगर इसमें लगाएंगे तो देखिए, ऑब्जर्व, एक्ट, रिफ्लेक्ट, इन सबके पहले मतलब समझते हैं। प्लान का मतलब कुछ सोचना, कुछ बनाना। एक्ट का मतलब एक्शन करना, कुछ काम करना। उस एक्शन को देखना, समझना, ऑब्जर्व, और फिर उससे जो भी रिजल्ट मिला है उसे हम रिफ्लेक्ट कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या सबसे पहले एक्शन किया जा सकता है? काम तो तब होगा जब हमने कुछ सोचा हो कि करना क्या है, तो ये ऑप्शन हट गया। फिर आता है ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं आप? जब आप कुछ करेंगे तभी आप ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी हमने कुछ किया नहीं है, तो ऑब्जर्व फर्स्ट पे नहीं आ सकता। देखिए ये ऑर्डर दिया है, ऑर्डर देखिए ध्यान से। ऑर्डर में इसे सजाना है, चारों चीज़ें सेम हैं लेकिन ऑर्डर भी देखना है। तो 2 हमने ओमिट कर दिए, ऐसे आप ऑप्शंस को हटाना सीखिए। अब यहाँ पे आते हैं रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट हम कब करेंगे? जब हमारे पास रिजल्ट होगा तभी हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। रिफ्लेक्ट का मतलब इम्प्लीमेंटेशन। तो जो फोर्थ है वही सही होगा, क्योंकि सबसे पहले हमने प्लान किया, कुछ सोचा, फिर हमने उस एक्ट किया, उसे किया, फिर हमने जो किया है उसके बारे में ऑब्जर्वेशन देखी कि वो सही है या गलत है, और फिर अगर वो सही है गलत जैसा भी है उसके रिजल्ट पर हम उसे क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं। ये एक मैच द कॉलम है। सेट 1 में इधर रिसर्च टाइप है और इधर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड, एक्शन और इवैल्यूएटिव। सबसे पहले इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए फंडामेंटल, आप सब जानते हैं कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है कि सॉइल है, एयर है, वाटर है। तो ये फंडामेंटल चीज़ें हैं। अब मान लीजिए कल को कोई छठा या सातवां एक नया स्टेट बना दे और उस स्टेट का नाम दे दे मान लीजिए हो, और कह दे ये एक स्टेट स्पेस में है। तो ये एक फंडामेंटल चेंज होगा कि हाँ, एयर, वाटर, सॉइल के अलावा भी एक और स्टेट हमारे पास है जो कि ये है। तो ये फंडामेंटल चीज़ जो है वो थियरी पे काम करता है। आप कभी भी कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं करते फंडामेंटल रिसर्च में। आप थियरी बदलते हैं कि नहीं नहीं, 3 स्टेट नहीं है, एक चौथा मैंने ढूंढा है हो जो कि स्पेस में मिलता है। तो अब हो गए हैं 4। तो फंडामेंटल रिसर्च थियरी पे ज़्यादा बात करती है। तो अब इधर ऑप्शन पे देखते हैं। तो देखिए, डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थियरी बिल्डिंग। तो हमने बताया कि अभी ये थियरी पे काम करता है। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सेकंड का आंसर होगा। अब बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च पे। अप्लाइड का मतलब है हमने कुछ रिसर्च हाइपोथेसिस कुछ बनाई, अब हम उसका क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो एक ऑप्शन ये है, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। और एक ऑप्शन आपके पास है ये, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। तो दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि एक्शन और अप्लाइड में हल्का सा अंतर है। जितना इनमें अंतर है उतना ही इनके इन ऑप्शंस में भी अंतर है। तो इन अंतर को पहले समझते हैं। तो कि अप्लाइड का मतलब क्या है, हमने किसी चीज को
अप्लाई किया। मान लीजिए हमने ये किया कि अब जो है ईयर वाइज क्वेश्चन नहीं होंगे, अब क्वेश्चन कैसे होंगे, अब क्वेश्चन जो पेपर है वो हमारा सेमेस्टर वाइज होगा। तो जब सेमेस्टर वाइज हम पेपर कराएंगे तो हमने उसे पहले 2-3 यूनिवर्सिटियों में लागू किया, हमने देखा कि क्या उसका रिजल्ट है बच्चों पर, तो वो क्या होगा, वो अप्लाइड रिसर्च में आएगा। तो अप्लाइड रिसर्च का ऑप्शन होगा फर्स्ट और एक्शन का होगा थर्ड। एक्शन थर्ड इसलिए होगा, एक्शन रिसर्च क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए सरकार ने देखा कि लड़कियाँ जो कॉलेजेस में पढ़ रही हैं वो कुछ समय के बाद कॉलेजेस को ड्रॉप आउट करनी है, या फर्स्ट ईयर के बाद बीएससी बीए बीकॉम के फर्स्ट ईयर के बाद ये क्या करती हैं, ये इसे ड्रॉप आउट कर देती हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे इसे अप्लाइड रिसर्च में सरकार देखना चाहती है कि वो लड़कियां ड्रॉप आउट क्यों कर रही हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ लोगों को भेजेंगे, क्वेश्चनायर बनाएंगे, क्विज बनाएंगे, लड़कियों से वो बात करेंगे, पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये किस में आएगा, ये एक्शन में आएगा। या आप एक और अच्छा एग्जांपल लें, इस समय कोरोना पैंडेमिक चल रहा है और एक यूरोपियन वैक्सीन निर्माता है, वैक्सीन कंपनी है, उनके वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा, उसने तुरंत जांच बैठाई, तुरंत रिसर्चर्स से कहा आप चेक करिए क्या ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और कितनी खतरनाक है, क्या सबको हो रही है। तो ये आएगा एक्शन रिसर्च में। एक्शन रिसर्च जब आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, जब तुरंत ही आप कुछ हुआ हो और आपको उसके लिए कुछ करवाना हो, ठीक है। तो जैसे ही आप सही ऑप्शंस को फिर से देखेंगे तो ये होगा। एक्शन में आ गया यूज, देखिए थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब आप बीच में दखल दे रहे हैं, ठीक है। और अप्लाइड का फर्स्ट क्यों हुआ, क्योंकि आप ये देखना चाहते हैं फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट। आप ये देखना चाहते हैं कि जो हमने एप्लीकेशन किया है वो जनता में कहाँ तक जा रहा है, कितना जा रहा है। इसलिए अप्लाइड का फर्स्ट होगा और इवेल्युएटिव का लास्ट होगा, क्योंकि इवेल्युएटिव शब्द है इवेल्युएशन, कुछ निकालना, कुछ सॉल्व करना। तो ये टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था 2018 का एक सवाल। रिसर्च एथिक्स आप जानते हैं, एथिक्स का मतलब होता है नैतिक मूल्य, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो प्रॉब्लम है रिसर्च एथिक्स की, वो इन रिसर्च एक्टिविटीज़ में किस पर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी या सबसे पहले मिलेगी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जुलाई 2018 का है ये सवाल। तो आपने जो मान लीजिए आप पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका थीसिस जो होगा उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को जब आप फॉलो करते हैं तब आपको रिसर्च एथिक्स की प्रॉब्लम मिलती है, या जब आप डेटा एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव जिस भी एनालिसिस का आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप गिनना चाह रहे हैं या डेटा को अपने उतारना चाह रहे हैं उस दौरान, या जब आप बताते हैं कि आपके रिसर्च में पॉपुलेशन कितनी है, आपने 300 लोगों पे किया, आपने 1000 लोगों पे किया, या फिर जब आप एविडेंस इकट्ठा करते हैं रिसर्च रिपोर्टिंग का, तो इन सबको देखने के बाद आपको एक बात महसूस होगी कि रिसर्च एथिक्स मतलब क्या है, नैतिक मूल्य, जहाँ पर आप अंदर से सही ना हो और आप ऊपर से कुछ भी बनावटी बना के गलत सलत दे दें। तो थीसिस का जो फॉर्मेट है इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर्मेट में मान लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, डेटा टेबल बाद में बनानी है, उसमें आप अगर कोई चेंज करेंगे तो वो मैनुअल एरर भी हो सकती है। और जो डेटा एनालिसिस आप करते हैं क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, वो भी एरर में ही आ जाता है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं कि आपने जानबूझ करके कर दिया, आप कभी कभी वैल्यूज़ को 12 से 10 कर देते हैं ताकि आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो अच्छा है। तो ये सब रिसर्च एथिक्स में नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है और आपने एक रिसर्च पेपर निकाला है कि नहीं ये कोई बीमारी नहीं है, ये भगवान का अभिशाप है और हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। ये आप जानबूझ के क्योंकि लोगों को भ्रमित करेंगे तो ये आएगा रिसर्च एथिक्स में। पॉपुलेशन को बताने के दौरान भी हम इसको एरर ही के तौर पर लेंगे, हम इसे एथिक्स में इतना बड़ा इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जो लास्ट है एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, हाँ एविडेंस में आपने मान लीजिए वाटर पॉल्यूटेड था, आप एक रिवर बॉडी से वाटर लेने गए, आपको पता है कि इधर का पूरा पानी गंदा है, इधर का साफ है, आपने साफ वाले हिस्से से पानी उठाया, आपने उसे कलेक्ट किया और आपने कहा कि द वाटर ऑफ गंगा रिवर इज वेरी क्लीन, आपने बता दिया ये बात। तो ये गलत होगा। आपको क्या करना चाहिए था, आपको चारों कोनों से या एक बीच से भी 5 सैंपल्स देने चाहिए थे। आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट बतानी चाहिए थी कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर गंदगी है, राइट हैंड साइड पर नहीं है। तो ये आप रिसर्च रिपोर्टिंग जब करते हैं तब आपका एथिक्स काम आता है
कि आप जानबूझ करके चीज़ों को एडिट ओमिट कर रहे हैं, या आप बनावटी बना रहे हैं, या आप चीज़ों को अच्छे से पेश कर रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर आपने रिपोर्टिंग सही कर दी तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक ही आपको सही करनी पड़ेगी, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर है एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। Which of the following research types focuses on ameliorating the prevailing situations? Ameliorating का मतलब होता है unsatisfactory, bad या किसी चीज़ को खराब करना। देखिए ज़्यादातर ऐसे रिसर्च एप्टीट्यूड्स के पेपर 1 के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या है, हमें सवाल ही नहीं समझ में आता, हमें सवाल समझ में नहीं आता और हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होता है और अपने अंदाजे पर ही मारते हैं। तो सवाल को समझिए, ये कह रहा है कि कौन सा रिसर्च टाइप अगर सिचुएशन खराब है उस पे रिसर्च करता है या उसको सही करने पे रिसर्च करता है। तो क्या जवाब होगा इसके लिए? तो इसके लिए जवाब होगा सीधा सीधा एक्शन रिसर्च। अभी मैंने बताया, मान लीजिए कुछ एकदम से खराब हो गया, कोरोना की एक जो दवा है वो ब्लड क्लॉटिंग कर रही है, तो उस पर क्या रिसर्च होगी? एक्शन रिसर्च होगा। हमारे जीवन पर कुछ हो रहा है और हम उस एक्शन पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये एक्शन रिसर्च में आएगा। आंसर होगा इसका 2। नवंबर 2017 का है सवाल। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सक्सेप्टेबल टू द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स? सक्सेप्टेबल का मतलब होता है सेंसिटिव, ज़्यादा सेंसिटिव कौन सी चीज़ है इन सब में रिसर्च एथिक्स, यानी आपके देखिए रिसर्च एथिक्स को समझिए, नैतिक मूल्य। आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, आप उस उद्देश्य से जब करते हैं तो वो आपका रिसर्च एथिक्स कहलाता है। जब आप उसे गलत दिशा में करते हैं, मान लीजिए आपको किसी कंपनी ने 2 करोड़ रुपए दे दिए, कहा यार तुम एक रिसर्च करो उसे और उसे ऐसा ऐसा तुम जो है फैला दो लोगों में, तो वो क्या होगा? नेगेटिव रिसर्च एथिक्स होगा, बैड रिसर्च एथिक्स होगा। तो इन सब में जब आप देखेंगे तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव है, तो फैकल्टी रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पलिंग टेक्निक आप कौन सी लेते हैं, आप नई लेते हैं, पुरानी लेते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च, जो भी आपकी फाइंडिंग आई उसको आपने रिपोर्ट कैसे किया है, या इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो इसका आंसर होगा 3rd, आप अपनी रिसर्च फाइंडिंग को लिख क्या रहे हैं। ठीक है, वो तो आप ही जानते हैं ना कि आपने क्या ढूंढा है रिसर्च फाइंडिंग में, और आप जो लिखेंगे वही लोगों तक पहुंचेगा। तो मान लीजिए आपने ढूंढा है कि गंगा का पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, लेकिन आप लिख रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, तो ये रिसर्च फाइंडिंग की रिपोर्टिंग पर सबसे ज़्यादा मैटर करेगा रिसर्च एथिक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स में बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित, सही, बिल्कुल सही होना चाहिए। तो रिसर्च एथिक्स का इशू बिल्कुल सही से कहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली अप्लाई होगा इन सब स्टेजेस में, ये आपको देख के बताना है। जब हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं या उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं तब, या पॉपुलेशन बता रहे हैं तब, डेटा कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन पर, या स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स पर। तो ये देखिए स्टेज पूछ रहा है, पिछले सवाल और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है, इस बार ये स्टेज पूछ रहा है। जिस स्टेज में, वैसे तो हर स्टेज में ही रिसर्च एथिक्स अप्लाई हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ आपको पर्टिनेंट और उचित लगता है होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आपने अपने पेपर में ये बताया कि ऐसा है भाई, जो मिडिल क्लास फैमिली है उनमें गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जो बिल्कुल गरीब हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैसे के वैसे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, जो अमीर हैं वो अमीर हो गए। हाँ, मिडिल क्लास गरीब हुआ तो ये गलत होगा, क्योंकि जब पूरे देश में गरीबी हो रही है तो जो गरीब थे वो सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में होंगे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें होगी। तो उनको आपको इंक्लूड करना चाहिए था कि दे आर ऑल्सो सक्सेप्टेबल एंड दे आर बिकमिंग मोर पुअरर, लेकिन ये बात आपने नहीं बताई। तो इसलिए आपने जब अपनी प्रॉब्लम को बनाया जो कि थी भारत की गरीबी, और उसकी जो डेफिनीशन थी वो आपने डेफिनीशन ही गलत दी है। डेफिनीशन ये होनी चाहिए थी कि गरीबी बढ़ रही है तो सब, हर वर्ग गरीबी में और ज़्यादा जा रहा है, लेकिन आपने जो सबसे ज़्यादा इसकी मार जिन पर पड़नी थी गरीबों पर, आपने उन्हें बाहर रख दिया। तो सोशल साइंसेज में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है ये। लास्ट हम बात करेंगे आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवेल्युएशन। सॉरी लास्ट नहीं, अभी हमारे पास शायद और सवाल है। तो इवेल्युएशन हम करना चाहते हैं लर्निंग प्रोसेस में, और हमें कॉन्टिन्यूस फीडबैक चाहिए स्टूडेंट से। कैसे मिलेगी? प्लेसमेंट से, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और सबमिटिव। देखिए प्लेसमेंट को समझिए, प्लेसमेंट
एक टीचर या रिसर्चर का एक ऐसा हथियार है जिसमें वो क्या करते हैं, स्टूडेंट के पास्ट हिस्ट्री पर उन्हें वो वहाँ पर इवेल्युएट करते हैं। मतलब मान लीजिए आपके लगातार 4 पेपर में आपके मार्क्स सबसे अच्छे थे, तो वो आपको भी सबसे अच्छा इस बार करेंगे, तो वो प्लेसमेंट इवेल्युएशन हो जाता है। डायग्नोस्टिक का मतलब है वो जब आपका पूरा कोर्स हो जाएगा उसके बाद एक टेस्ट लेंगे, उसमें आपको देखेंगे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उस एक टेस्ट से आपको वो बता देंगे। उसके बाद है समेटिव। समेटिव में देखिए समेशन मतलब बहुत सी चीज़ों का सम जोड़। तो बहुत सारे टेस्ट करेंगे वो 3 4 5 मंथली, 3 मंथ में, साल में एक बार, उन सारे टेस्ट के रिजल्ट को कंबाइन करके वो देखेंगे। और एक होता है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में क्या होता है, फॉर्मेटिव ही हमारा आंसर भी है। फॉर्मेटिव में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आयर के रूप में या क्विज के रूप में स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं, लगातार फीडबैक लेते हैं कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं, या कैसा लर्निंग प्रोसेस जा रहा है। तो उसका आंसर होगा फॉर्मेटिव। ये टाइप के सवाल फेवरेट हैं इस समय और बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनको देखिए बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को इसमें। असर्शन क्या है, अ पॉजिटिविस्ट अप्रोच एम्फसाइजेस। क्या पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो है, क्या वो एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल, मेजरमेंट, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी पर ध्यान देता है? देखिए पॉजिटिविस्ट का मतलब कोई बहुत पॉजिटिव होना नहीं है। पॉजिटिविस्ट का मतलब है कि आप सही से साइंस को मद्देनज़र रखते हुए सही से सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, आप साइंटिफिक तरीके से चल रहे हैं और आप जो सही रिजल्ट है वो दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। यही है सिंपली पॉजिटिविस्ट। क्या पॉजिटिविस्ट ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो उसका रीज़न है कि ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर फर्स्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। पॉजिटिविस्ट अप्रोच यही है, एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे उनके रिजल्ट को, कंट्रोल करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, रिलायबल करेंगे और वैलिडिटी चेक करेंगे कि ये कब तक चल सकता है। ये बिल्कुल सही है। रिसर्च एथिक्स सबसे उपयुक्त कहाँ है, क्वालिटेटिव में या क्वांटिटेटिव में? और इसका रीज़न इन्होंने क्या दिया है, इट कंसर्न्स विद इश्यूज रिलेटेड टू व्हाट इज एप्रोप्रिएट इन कंडक्ट ऑफ रिसर्च। मतलब ये कह रहे हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कहाँ पर रिसर्च एथिक्स अप्लाई करना है, और अगर अप्लाई करना है तो वो किस कंडक्ट ऑफ रिसर्च में, मतलब कंडक्ट ऑफ रिसर्च में सही बैठ रहा है कि नहीं। उसका भी आंसर है ए एंड आर दोनों सही हैं, क्योंकि कंडक्ट ऑफ रिसर्च यही है कि रिसर्च एथिक्स को हर जगह अप्लाई करना चाहिए, क्वालिटेटिव में भी और क्वांटिटेटिव में भी, इसलिए इसका आंसर भी फर्स्ट। थैंक यू।